हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज आपके पास पढ़ने वाले पास है फलनों का संयोजन। संबंध व फलन में हमने इससे पहले आपके पास पढ़ा फलनों के प्रकार, स्वतुल्य, समित, संक्रामक और उस पर आधारित आपके पास तुल्यता संबंध। ठीक, फिर आया फलन। फलन में हमने पढ़ा वन वन, मैनी वन, ऑन टू और वन वन ऑन टू, जिसे हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक, अब आपके पास आता है फलनों का संयोजन, जहाँ पर हम फलनों को मिलाकर एक नया फंक्शन बनाने वाले हैं या संयोजित करने वाले हैं आपके पास। ठीक है, फलनों को। ठीक, तो मान लिया आपके पास, माना आपके पास एफ एक्स वाई एंड जेड आर थ्री सेट्स। ये आपके पास तीन समूचे हैं एक्स वाई और जेड, और इसके अतिरिक्त एफ एंड जी आर टू फंक्शंस। ये आपके पास क्या है? दो फलन के पास डिफाइंड एज, किस प्रकार से पारिभाषित है? एफ पारिभाषित है एक्स टू वाई, जहाँ आपके पास वेयर एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये इस प्रकार से पारिभाषित है प्रत्येक एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई, ये इस प्रकार से। तो पहला फंक्शन तो आपके पास है कि दो फंक्शन आपके पास एफ और जी जो हैं, एफ और जी जो दो फंक्शन हैं। एक पहला फंक्शन मैंने पारिभाषित कर दिया एफ एक्स टू वाई, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू वाई है, और प्रत्येक एक्स के लिए जो कि कैपिटल एक्स यानी प्रांत से लिए गए हैं, और वाई कहाँ प्राप्त हो रहा है? सह प्रांत में। ठीक, और दूसरा फंक्शन है जी, जो समुच्चय वाई से जेड पर पारिभाषित है, और इसके लिए भी आपके पास, जहाँ आपके पास जी वाई, अब क्योंकि प्रांत अब वाई का है, प्रांत जो है वाई फंक्शन, तो उसके लिए इक्वल टू जेड फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, जेड बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। इस प्रकार से पारिभाषित दो फंक्शन आपके पास है। ठीक, तो आपके पास यदि एक फंक्शन, अब ये दो फंक्शन पारिभाषित है आपके पास, मैंने मान लिया इफ, देन इफ एनी फंक्शन एच, अब इन दोनों के लिए एक फलन एच का अस्तित्व इस प्रकार से है जो डायरेक्ट एक्स से वाई पर, एक्स से जेड पर पारिभाषित। थोड़ा ध्यान देना कि एच फंक्शन, इफ एनी फंक्शन एच जो कि क्या है, एक्स से जेड पर पारिभाषित है इस प्रकार से, सच दैट कि एच के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब क्या मिल रहा है? जेड प्राप्त हो जा रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? जेड, और जेड इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? जी वाई, ये इस प्रकार से। ठीक, तो ये इक्वल टू आपके पास जी ऑफ एफ एक्स आपके पास, ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो जो एच जो फलन है वो डायरेक्ट एक्स के अवयव को कहाँ से पारिभाषित कर, कहाँ आपके पास संबंधित कर दे रहा है? सीधे डायरेक्ट। देखो एफ जो है वो एक्स से वाई पर, जो जी है वो वाई से जेड पर, और अगर एक फंक्शन है एच जो डायरेक्ट एक्स से डायरेक्ट जेड पर पारिभाषित हो जा रहा है, तो इस टाइम पर ये आपके पास फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, आपके पास जेड कहाँ प्राप्त हो जा रहा है? सीधे जो जेड मिल रहा है सीधे क्या मिल रहा है? कैपिटल जेड में मिल जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार का जो फंक्शन है ये कहलाता है आपके पास एच, एच इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ, कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी, जो किससे मिलके बना है? एफ और जी से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से देखो, जो एच एक्स था, जो आपके पास कहने का अर्थ है जो एच के अनुसार एक फंक्शन एच का अस्तित्व इस प्रकार से है जो डायरेक्ट एक्स से जेड पर पारिभाषित हो रहा है। एच एक्स इस प्रकार से है, एच एक्स इक्वल टू, देखो एच के अनुसार एक्स का बदल सीधे जेड मिल रहा है, और जेड को हमने जी के अनुसार क्या लिखा था? जी वाई, तो और वाई क्या था? वाई बराबर था एफ एक्स, तो ये कोई जी ऑफ एफ एक्स। तो इस टाइम पर ये आपके पास कहलाता है इन दोनों का संयोजन, कंपोजिट फंक्शन, या इसे कहते हैं संयोजित फलन या संयुक्त फलन भी कहते हैं, जिसे डिनोटेड बाय एच जो था वो आपके पास अब हो जाएगा गॉफ के द्वारा। ये जो एच था देखो जी ऑफ एफ एक्स है ना, एच एक्स के अनुसार क्या हो रहा है? जी ऑफ एच एक्स, तो ये इस प्रकार से पास ये कह रहा था आपके पास गॉफ द्वारा सूचित। इसको डिनोट करते हैं एच इक्वल टू गॉफ, तो ये डायरेक्ट फंक्शन हो जाएगा गॉफ फंक्शन डायरेक्ट
एक्स से जेड पर पारिभाषित होगा, जो कि किस प्रकार से लिखा जाएगा, सच दैट जी ऑफ एक्स इक्वल टू जेड। ये इस प्रकार से आपके पास पारिभाषित होना है। तो ये है संयोजित। हमने दो फंक्शन, जिस देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, जो इसका सहप्रांत था, इस फलन f का जो सहप्रांत था वो दूसरे फंक्शन का क्या हो गया, प्रांत। अगर इस प्रकार का संबंध है तो हम आपके पास कहेंगे कि आपके पास उन दोनों का संयोजित फंक्शन h, जिसे हम गॉफ के द्वारा निरूपित करें, वो कह रहे थे एक फंक्शन होगा डायरेक्ट x से z पर, जिसे हम क्या निरूपित करते हैं, गॉफ ऑफ x इक्वल टू z के रूप में आपके पास। ठीक, तो इसको मैं फिगर की मदद से भी आपको बता रहा हूँ। पर फिगर की मदद से देखिए आपके पास, मान लो कि ये सेट ए है, सॉरी एक्स, सेट क्या है एक्स, ये है सेट वाई, ठीक, और ये है सेट जेड। ये तीन समुच्चय आपके पास मैंने मान लिया, ठीक है। तो एफ जो फंक्शन था, आप थोड़ा ध्यान देना, जो एफ फंक्शन है वो इस एक्स से वाई पर पारिभाषित है, और वो उसके अनुसार क्या था, एफ के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, वाई। तो ये फंक्शन जो एफ है वो ये पारिभाषित था एफ, जिसके अनुसार x, इस समुच्चय x के अवयवों के लिए प्रतिबिंब क्या मिलता है, y। इसी प्रकार से एक फंक्शन है जो कि y से z पे पारिभाषित हुआ है, g फंक्शन, जो किस प्रकार से पारिभाषित है, इस g के अनुसार आपको मालूम है ये हो जाएगा, g के अनुसार y का प्रतिबिंब क्या मिलता है, z। अब होगा क्या कि अगर एक फंक्शन h का अस्तित्व इस प्रकार से है कि वो डायरेक्ट आपके पास x से कहाँ पारिभाषित हो जाए, z पर, ये है फंक्शन h। और h के अनुसार हो क्या रहा है, देखो h के अनुसार जो इस x का प्रतिबिंब था वो मुझे सीधे डायरेक्ट z के रूप में प्राप्त हो रहा है। किसके रूप में प्राप्त हो रहा है, z। तो अब मुझे मालूम है कि ये इस प्रकार से, अब h फंक्शन डायरेक्ट इसके f के प्रांत से और g के सहप्रांत पर पारिभाषित हो रहा है, तो इस टाइम पर h कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन। अब होगा क्या, देखो अगर ये कंपोजिट फंक्शन है h, तो h डायरेक्ट पारिभाषित हो रहा है x से z पर इस प्रकार से कि आपके पास h के अंतर्गत जो x के अवयव हैं उसके प्रतिबिंब क्या मिल रहे हैं, z के रूप में मिल रहे हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, इस प्रकार से पारिभाषित। अब मुझे मालूम है कि x जो है, अब थोड़ा ध्यान देना, जो z है, z की वैल्यू क्या है, जी वाई, तो एच एक्स इक्वल टू हो रहा है जी वाई, और y इक्वल टू क्या था, एफ एक्स, तो ये हो जाएगा g ऑफ एच एक्स, जिसे हम कहते हैं, यानी ये एच एक्स कुछ और नहीं, आपके पास क्या है, गॉफ ऑफ x। यानी यहाँ पर h इक्वल टू गॉफ फंक्शन जो है ये है इन दोनों फंक्शनों का संयोजन, यानी ये कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। ये है आपके पास संयोजित फलन। और आपके पास, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यानी जो गॉफ फलन होगा वो डायरेक्ट पारिभाषित हो जाएगा कहाँ से, x से z पर, किस प्रकार से, इस गॉफ के अनुसार x का प्रतिबिंब, सच दैट, ये तो इस पर पारिभाषित है x से z पर, इस प्रकार से कि आपके पास x का प्रतिबिंब क्या मिलने वाला है, z प्राप्त होना है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X, z बिलोंग्स टू कैपिटल Z। तो इस प्रकार का जो ये फंक्शन गॉफ है ये क्या कहलाता है, संयोजित फलन कहलाता है आपके पास। यानी कहने का अर्थ है, अगर आपके पास एक फंक्शन f x से y पर और g फंक्शन है y से z पर, तो इन दोनों के लिए एक फंक्शन h का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, जो डायरेक्ट क्या है, अगर x से z पर पारिभाषित हो जाए, तो इस टाइम पर ये जो h फंक्शन है जो डायरेक्ट f के प्रांत से y के सहप्रांत पर पारिभाषित है, उस टाइम पर ये फंक्शन, जिसे हम कहेंगे गॉफ, ये कहलाता है उन दोनों का संयोजन। क्या कहलाता है, संयोजन। तो ये आपके पास है एक फंक्शन संयोजित फलन गॉफ। ऐसी बहुत सारे आपके पास फंक्शन हो सकते हैं आपके पास, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये है उसकी डेफिनेशन आपके पास, ठीक। तो ये है संयोजित फलन गॉफ। अब ज़रा थोड़ा एग्जाम्पल से अब समझेंगे आपके पास। देखिए, मान लो कि एक फंक्शन है f जो कि समुच्चय a से b पर पारिभाषित है, x से y पर, ये x और y,
ये इसके लिए प्रांत सह प्रांत हो गया। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देना हुआ था x से y और जो g था वो y से z। तो देखो जो यहाँ पर ये x मैंने मान लिया, ये y मैंने मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया y और ये क्या हो गया z। ये इस प्रकार से पारिभाषित आपके पास हैं दो फंक्शन, जिसके अनुसार देखो f के अनुसार 1 का प्रतिबिंब 2 है, 3 का प्रतिबिंब 5 और 4 का प्रतिबिंब 1। अगर इस फंक्शन को आप देखो तो भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न है, मतलब ये क्या हो गया, ये 1 1 है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये क्या है 1 1 है। अगर मैं पूछूं ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू में देखिए क्या सहप्रांत के प्रत्येक अवयव किसी न किसी के प्रतिबिंब में देखो 2 भी है, 5 भी और 1 भी है ना, तो ये साथ साथ में क्या है ऑन टू भी है, ये ऑन टू भी है आपके पास। ठीक, अगला फंक्शन ये है, इसके अनुसार 1 का प्रतिबिंब 3, 2 का प्रतिबिंब 3 और 5 का प्रतिबिंब 1। क्या ये 1 1 है? 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है 1 1? क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 के जो प्रतिबिंब है वो सेम आ गया है। ये क्या है मैनी वन, ये आपके पास किस प्रकार फंक्शन है मैनी वन। क्या ऑन टू है? ऑन टू के लिए देखना है कि क्या सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, जो सहप्रांत का प्रत्येक अवयव ना, इसका जो सहप्रांत जेड मैंने माना है, क्या इसका प्रत्येक अवयव किसी न किसी का प्रतिबिंब है? बिल्कुल है, 3 भी है और 1 भी है ना, तो ये क्या है, ये ऑन टू है। ये 1 1 ऑन टू था पहले वाला, दूसरा क्या मैनी वन ऑन टू। ठीक, इसको ये तो हमने आगे जो पढ़ा उसको बताया। ठीक, हमें प्राप्त क्या करना है, यहाँ पर गॉफ प्राप्त करना है। तो देखिए, तो जो गॉफ होगा फंक्शन क्या होगा, डायरेक्ट एक्स से जेड पर पारिभाषित होने वाला है। ठीक है, तो जो मुझे दिया हुआ है वो यहाँ देखना आपके पास, मुझे जो प्राप्त है वो देखो पहले फंक्शन के अनुसार अगर मैं पूछूं तो ये x का मान है, इस फंक्शन के अनुसार 1 का प्रतिबिंब कितना आ रहा है 2, 1 का प्रतिबिंब 2, ऐसे ही 3 का प्रतिबिंब 5 और 4 का प्रतिबिंब 1, ये f के अनुसार है। इसी प्रकार से g के अनुसार करेंगे तो g के अनुसार देखिए, g के अनुसार 1 का प्रतिबिंब था 3, g के अनुसार 2 का प्रतिबिंब था 3 और g के अनुसार ही 5 का प्रतिबिंब क्या आ रहा है 1। तो ये इस प्रकार से आपके पास है ना, मैंने फंक्शन के अनुसार जो अवयवों के प्रतिबिंब प्राप्त हैं वो लिख दिए हैं, यानी प्रांत से सहप्रांत में किन अवयवों के साथ संबंध है वो लिख दिया है। f की बात करें तो 1 का प्रतिबिंब 2, यानी 1 का संबंध 2 से, 3 का प्रतिबिंब 5, मतलब 3 का संबंध 5 है। ये मैंने आपको वो लिखा है जो। ठीक, अब मुझे गॉफ के अनुसार निकालना है, तो गॉफ ऐसा फंक्शन होगा डायरेक्ट x से z पर पारिभाषित। देखो मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि गॉफ जो होगा फंक्शन वो डायरेक्ट x से z पर, यानी x से z पर पारिभाषित होगा। तो मुझे गॉफ निकालना, तो देखो गॉफ के अनुसार मैं x के अवयवों के प्रतिबिंब निकालने वाला हूँ। तो x का पहला अवयव है 1, तो मुझे गॉफ का ये निकालना है, तो मुझे निकालना है g ऑफ f1। आप थोड़ा ध्यान देना, ये गॉफ के अनुसार 1 का प्रतिबिंब निकालना मतलब मुझे g ऑफ f1 निकालना। तो पहले देखेंगे f1 का मान कितना है, f1 कितना है 2, तो ये हो गया g के साथ 2। अब देखो ये तो हो गया गॉफ ऑफ 1 निकालना मतलब g ऑफ f1, तो मुझे मालूम था f1 का मान है 2, अब मुझे निकालना है g2 का मान। तो g2 का, g के मतलब f के अनुसार 1 का प्रतिबिंब था 2, वो लिख दिया। अब क्या है g2 मतलब g के अनुसार 2 का प्रतिबिंब कितना आया था 3, तो यानी आपके पास गॉफ के अनुसार 1 का प्रतिबिंब कितना आ गया 3। इसी प्रकार ध्यान देना, ये x से z पर पारिभाषित, तो x का दूसरा अवयव कितना है 3, तो गॉफ के अनुसार 3 का प्रतिबिंब कितना होगा, सेम ऐसे g ऑफ f3। अब देखेंगे f के अनुसार 3 का प्रतिबिंब कितना था 5, तो यानी g5 प्राप्त हुआ। तो g के अनुसार देखेंगे, देखो सिंपल सा है, मुझे गॉफ के अनुसार 3 का प्रतिबिंब निकालना है, मतलब g के अनुसार f3 का प्रतिबिंब निकालना है, और f3 का मान कितना है, यानी f के अनुसार 3 का प्रतिबिंब कितना था 5, ये आ गया यहाँ पर हो गया वैल्यू 5। अब g के अनुसार 5 का प्रतिबिंब कितना रहा है 1, तो ये इस प्रकार से। ठीक, और इसी प्रकार से लास्ट जो अवयव है इसका वो है 4, तो गॉफ के अनुसार मुझे f4 का प्रतिबिंब निकालना है, और मुझे मालूम है f के अनुसार 4 का प्रतिबिंब कितना आता था 1, यानी g के अनुसार मुझे निकालना है 1 का प्रतिबिंब, और g के अनुसार 1 का प्रतिबिंब कितना आ रहा है 3। तो मुझे जो गॉफ प्राप्त होगा देन इसी प्रकार से लिखना है, जैसे गॉफ ये f के अनुसार गॉफ जो है वो बताओ क्या होगा, गॉफ के अनुसार 1 का प्रतिबिंब 3, गॉफ के अनुसार 3 का प्रतिबिंब 1, और गॉफ के अनुसार 4 का प्रतिबिंब 3। तो ये आपके पास प्राप्त हो रहा है इस f और g के लिए गॉफ वाला फलन, जो डायरेक्ट x से z पर पारिभाषित होने वाला आपके पास। ठीक, अब एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपके पास। वहाँ पर तो आपके पास अव्यय जो दिए थे आपके पास सीधे फंक्शन में अव्यय युग्म के रूप में दे दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर आपको पता लगा है आपके पास दो फंक्शन दिए हैं, दोनों में वास्तविक फलन है f और g, दोनों के दोनों वास्तविक मतलब
दोनों के लिए प्रांत और सहप्रांत क्या है, आर आपके पास, ठीक। और इस प्रकार से पारिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्रत्येक एक्स जो कि कहाँ से ले गए, आर से ले गए। इसके लिए आपको गॉफ तो निकालना है, शायद क्या निकालना है, दूसरा संयोजित भी निकालना है, फॉग भी निकालना है। किस प्रकार से निकालना है देखो आपके पास क्या है, तो सॉल्यूशन देखो, तो जो प्राप्त है उसको देखना आपके पास। तो आपके पास फंक्शन है एफ के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब साइन एक्स और जी के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब क्या है, क्योंकि दोनों के लिए प्रांत सहप्रांत सेम है तो इसलिए केवल एक्स पर आधारित कर दिया गया आपके पास, ठीक है। तो जी एक्स इक्वल टू ये है। तो अगर आपको कहा जाता है सबसे पहले गॉफ निकालिए, तो ये भी एक्स पर ही पारिभाषित होगा, क्योंकि एक्स क्या है, वास्तविक संख्या को ही निर्मित कर रहा है। तो गॉफ ऑफ एक्स निकालना मतलब, तो ये भी जो गॉफ फंक्शन होगा ना वो भी कहाँ से पारिभाषित होगा, वो भी आर से आर पर ही पारिभाषित होगा। अब किस प्रकार से होगा वो हमको निकालना है। तो देखो गॉफ जो, क्योंकि इसका प्रांत और इसका सहप्रांत एक ही है ना, तो इसलिए आपके पास ये भी आर से आर पर है। तो गॉफ निकालना है तो इसका अर्थ होगा देखो जी ऑफ एफ एक्स, इसको ऐसे लिखा जाता है, मतलब जी के अनुसार एफ एक्स का प्रतिबिंब निकालना है। अब मुझे मालूम है एफ एक्स इक्वल टू कितना था फंक्शन के अनुसार, एफ के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब है साइन एक्स, ये तो हो गया ठीक, ये हो गया इस प्रकार से। अब देखो एफ एक्स जो था, इसमें जब एक्स आपके पास हम कोई वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन के प्रतिबिंब के रूप में उसके साइन का मान निकालते हैं, मतलब साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो ये तो इसकी हो गया एफ के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब हो गया साइन एक्स। अब जी के अनुसार जब एक्स होता है तो हम क्या करते हैं, उस एक्स का स्क्वायर करते हैं, पर यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा इसका साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यानी आपके पास गॉफ के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास आ गया, आपके पास पहला जो फंक्शन आपके पास संयोजित फलन गॉफ, जो कि कहाँ से पारिभाषित होगा, सिंपल सा है, क्योंकि इसका प्रांत और इसका सहप्रांत दोनों के लिए आ रही हैं, दोनों वास्तविक फलन है, तो इसलिए आपके पास क्या हो गया, ये गॉफ इस प्रकार है। इसके अतिरिक्त हम निकालेंगे फॉग। फॉग देखिए आपके पास, जब हम फॉग की बात करते हैं तो ये क्या होने वाला है, ये भी क्या होने वाला है, देखो जैसे गॉफ डायरेक्ट एफ के प्रांत से सहप्रांत में ना, वैसे ही यहाँ पर फॉग की बात करें तो जी से आर एफ की ओर जाएगा, तो ये पारिभाषित होगा, ये भी आर से आर पर ही पारिभाषित होगा। और किस प्रकार से होगा देखिए, सेम प्रोसेस करने का तरीका वही है, फॉग ऑफ एक्स ही निकालेंगे, क्योंकि ये भी वास्तविक संख्याओं पर आधारित है, एक्स पर आधारित, ये निकालना है मतलब एफ ऑफ जी एक्स, मतलब कहने का अर्थ है ये फॉग के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब निकालना मतलब एफ के अनुसार जी एक्स का प्रतिबिंब निकालना, ये समझ लो आप। अगर कहते हैं गॉफ ऑफ एक्स निकाले मतलब जी के अनुसार एफ एक्स का प्रतिबिंब निकालना है। देखो अगर कहते हैं गॉफ ऑफ एक्स निकालिए मतलब जी के अनुसार एफ एक्स का प्रतिबिंब निकालना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है फॉग ऑफ एक्स, यानी एफ के अनुसार जी एक्स का प्रतिबिंब। तो आपको मालूम है पहले जी के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब आया था कितना, जी के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब था एक्स स्क्वायर। अब देखो x के अनुसार जो, जब यहाँ पर यह अब निकालना है f के अनुसार एक्स स्क्वायर का प्रतिबिंब। अब यहाँ पर मुझे मालूम है f के अनुसार x का प्रतिबिंब होता है साइन x, तो f के अनुसार एक्स स्क्वायर का प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो मुझे फंक्शन जो मिला आपके पास वो आपके पास हो गया फॉग ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। दोनों में अंतर आपके पास है, एक तो है साइन एक्स का होल स्क्वायर और एक है साइन एक्स का स्क्वायर। ये इस प्रकार से आपके पास हो गया गॉफ और ये हो गया फॉग। दोनों के दोनों फंक्शन आपके पास किस पर आधारित हैं, आर पर ही आश्रित होने वाले हैं। अब थोड़ा ध्यान देना है, जब उसमें गॉफ की बात करें यहाँ पर एफ से जी पर, एफ जो था वो आर से आर पर, जबकि हमने जो उसका शुरू में डेफिनेशन पढ़ी हुई क्या है, अगर एफ एक्स से वाई पर और जी जो है वो वाई से जेड पर पारिभाषित, तो फॉग जो गॉफ उसका संयोजित कहाँ होगा, वो डायरेक्ट आपके पास एक्स से सीधे जेड पर पारिभाषित होता है। यहाँ पर क्योंकि आर पर ही पारिभाषित, तो सीधे डायरेक्ट वो भी आर से आर पर ही पारिभाषित होने वाले हैं आपके पास, ठीक। और इस केस में क्लियरली आपने देखा कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू, आपके पास गॉफ और फॉग समान हो ऐसा जरूरी
नहीं होगा। कभी किसी किसी केसेस में समान हो सकता है, पर आपके पास गॉफ और फॉग समान फलन नहीं है। दोनों के लिए आपके पास देखो, दोनों के लिए मान अलग अलग ना, इसलिए आपके पास क्या है, गॉफ और फॉग दोनों ही अलग अलग आपके पास फंक्शन आपके पास। ठीक, तो थोड़ा सा आपके पास ये एक बार दोबारा पढ़ना है आपको। तो इस पर आधारित आपके पास मैंने वैसे जो नया सिलेबस इन्होंने कोरोना काल के कारण थोड़ा सा कंप्रेस किया है, तो उसमें ये डाला हुआ नहीं है। पर ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके पास आगे हम पढ़ते हैं संयोजित फलनों के अवकलज, तो अवकलज बताने के लिए आपको ये आना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास व्युत्क्रमणीय फलन भी इसलिए बताया जाएगा क्योंकि व्युत्क्रमणीय फलन भी आपके पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ नहीं भी आएगा तो आगे तो आपके पास आने ही वाला है आपके पास, तो इसलिए वो भी आपको आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो अगले टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ इनवर्टिबल फंक्शन यानी व्युत्क्रमणीय फलन आपके पास, वो इसी पर आधारित होने वाला है, संयोजित फलन पर और एकिक आच्छादक पे आपके पास। ठीक है, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है वो आपके पास इसको एक बार दोबारा ढंग से पढ़ना है और उसके बाद उसको अच्छे नोट्स बना देना आपके पास फेयर कॉपी में बस। ठीक, ओके बाय।